हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अमीनोग्लाइकोसाइड जो कि एक एंटीबायोटिक है। प्रीवियस पार्ट में हमने अमीनोग्लाइकोसाइड्स का नोमेनक्लेचर देखा था, उसे स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि कितने टाइप के अमीनोग्लाइकोसाइड्स अवेलेबल हैं और उनके सफिक्स के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड हमें किस जीनस या किस स्पीसीज ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज से मिल रहा है, बैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज है जिससे हमें ये मिल रहा है ना। बताया था माइसिन, मिसिन, सीन, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। नेक्स्ट हमने मैकेनिज्म को समझा था कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बैक्टीरिया के अंदर ये अमीनोग्लाइकोसाइड एंट्री लेते हैं और फिर अंदर एंट्री लेने के बाद ये कैसे राइबोसोम के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, इतना हम कवर कर चुके थे। और इनके हमने एडीआर, एडवर्स ड्रग इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन दोनों साथ में कर लिए थे। ठीक है, तो आज के पार्ट में जो ये प्रीवियस का ही जो प्रीवियस लेक्चर है उसी का नेक्स्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखेंगे और फिर जाके आप इस लेक्चर में आएंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में रह रहे हैं, एक तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि पॉपुलर है भी, एंटीबायोटिक के साथ ये प्रॉब्लम है ही है कि रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है एंटीबायोटिक, इसीलिए हमें एंटीबायोटिक को सोच समझ के लेना होता है ना। ऐसे ही कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, हम क्या करते हैं, अगर जनरली इन्फेक्शन हो रहा है तो कोई सा भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आपने आज जब आपको जरूरत नहीं थी और आपने अब वो एंटीबायोटिक ले लिया और अगर फ्यूचर में आपको सेम उसी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो आपकी बॉडी में जो लगातार आपने पहले वो एंटीबायोटिक ली है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो बैक्टीरिया है वो पहले से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उस ये भी हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं टॉपिक है जो डिस्कस करना है हमें आज। तो पहला तो ये है रेजिस्टेंस, और दूसरा हमें जो डिस्कस करना है वो है यूजेस, और हम अकॉर्डिंगली यूजेस को देखेंगे। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो वो कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, जेंटा को कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लाइकवाइज हम सबको थोड़ा थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट हमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि आपको कौन से केस में जेंटा के बदले एमिकासिन ज्यादा अच्छी रहेगी, है ना, क्योंकि वो सारे चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम जो अमीनोग्लाइकोसाइड से रिलेटेड जो आज पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो जनरली आप देखेंगे जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, इनके साथ एक तो प्लस पॉइंट ये है, ठीक है, कि जैसे जनरली आपने देखा होगा ना कि क्रॉस रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। पहले भी हमने जो एंटीबायोटिक पढ़े हैं तो हमने देखा क्रॉस रेजिस्टेंस हो रही है, यानी कि अगर एक किसी मेंबर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर आ गई तो बाकी मेंबर्स भी कुछ नहीं करेंगे। सब इसका मतलब समझो, अगर अमीनोग्लाइकोसाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अगर कोई बैक्टीरिया इसके लिए रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी कि अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे हो लेकिन बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों के अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, जो कि आपने बहुत से केसेस में देखा है ना, कि एक के लिए रेजिस्टेंट हो गया तो उसकी क्लास के जितने मेंबर्स हैं उनके लिए भी वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है बैक्टीरिया, यानी कि फिर आपको दूसरी क्लास में जाना पड़ रहा है ना, मेडिसिन आपको दूसरी क्लास की लेनी पड़ रही है। लेकिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि क्रॉस सेंसिटिविटी या क्रॉस रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। एक के अगर अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो आप दूसरी मेडिसिन ट्राई कर सकते हो सेम कैटेगरी की। अगर स्टेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है तो जेंटामिसिन को यूज कर सकते हो। जेंटामिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही है तो आप एमिकासिन, टोब्रामाइसिन को यूज कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है। अब बात ये आती है कि भाई ये रेजिस्टेंस अगर हो रही है, हम कह रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हम दे रहे हैं और फिर असर नहीं कर रही है, तो वो रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया शो कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, कुछ ना कुछ तो उस बैक्टीरिया में फर्क पड़ रहा होगा ना, कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे होंगे जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन असर नहीं दिला रही है। तो वही हम चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक्टीरिया है ना। हमें पता है, मैं पूरे उसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हमें पता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करते हैं, प्लस ग्राम नेगेटिव और एरोबिक, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जिनकी ग्रोथ के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा ये जो इनर मेम्ब्रेन है, हालांकि मैंने ये बताया था ग्राम नेगेटिव के बाहर से आपकी
कितनी लेयर होती है, सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, फिर उसके अंदर कौन आती है हमारी, इस तरीके से हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर आती है, बहुत थिन लेयर होती है ये, ठीक है, जो आसानी से अपने से क्रॉस करने देती है छोटे पार्टिकल्स को। ये हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है। फिर ये बीच में पेरिप्लाज्म का स्पेस होता है और फिर हमारी ये इनर मेम्ब्रेन होती है। यही स्ट्रक्चर बताया था मैंने ग्राम नेगेटिव का फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने क्या बोला था कि आसानी से मैंने एक चीज बोली थी कि सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से अंदर यहाँ आपने अमीनोग्लाइकोसाइड लिया सपोज, ठीक है, ये हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है, एजी कोई सा भी स्ट्रेप्टोमाइसिन समझ लो। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले वो आउटर मेम्ब्रेन से कैसे अंदर जाता है, आउटर मेम्ब्रेन से कैसे अंदर जाता है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, हमारे ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिंग चैनल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक पोर्स होते हैं हमारे, और इन चैनल्स के थ्रू कोई भी छोटा मॉलिक्यूल जो इनसे छोटा है वो आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पे तो ये पोरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अब पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर को कैसे क्रॉस करेगा, मैंने बताया था ये लेयर बहुत थिन है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव, हालांकि ग्राम पॉजिटिव में बहुत थिक होती है, ये थिन है और आसानी से इसके बीच में छोटे स्पेस होते हैं, तो वहां से भी आसानी से आपका क्या होगा, अमीनोग्लाइकोसाइड यहाँ से भी क्रॉस कर जाएगा और यहाँ स्पेस पे आ जाएगा। अब मेन बात कहाँ पे आती है, इस इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की बात आती है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे स्पेशल टाइप के हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्टर, जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, और उन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ही आपका क्या होता है, अमीनोग्लाइकोसाइड अंदर एंट्री लेता है, ठीक है, यही बताया था, ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। तो अब देखो, अब हम कह रहे हैं कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड आपका असर नहीं दिखा रहा है, ये बैक्टीरिया इसके लिए रेजिस्टेंट हो चुका है, इस बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अमीनोग्लाइकोसाइड से। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीजन देखो कि जो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कभी क्या होता है, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप के आपके क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये एंजाइम्स कैसे होते हैं, जैसे ही ये आपके अमीनोग्लाइकोसाइड के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स में क्या कर देते हैं, के साथ रिएक्शन कर देते हैं, या तो उसका क्या कर देंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे, या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपने उसने सीधे अमीनोग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो अब क्या होगा, इन एंजाइम्स ने अमीनोग्लाइकोसाइड को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया है, इसकी फॉर्म को बदल दिया है, तो अब अमीनोग्लाइकोसाइड आपका एंट्री ले नहीं पाएगा सेल के अंदर। सबसे पहला तो ये होता है, इन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम, और ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इस टाइप का आपका क्या करते हैं, एंजाइम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा आपका डीएनए में एक ऐसा आप बोल सकते हो ऐसा प्लाज्मिड होगा जो इस टाइप के एंजाइम बनाता होगा, है ना, अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस से तो बन रहे हैं, है ना, तो ये जो एंजाइम है ये भी आपके प्रोटीनियस ही होते हैं नेचर में। तो आप क्या बोलेंगे कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें आपके स्पेसिफिक एंजाइम्स, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम लिख देंगे आप, कैसे एंजाइम, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज में, और जिन भी बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होंगे तो ये फटाफट से अमीनोग्लाइकोसाइड को क्या कर देंगे, एसिटाइलेट कर देंगे, या कोई दूसरी रिएक्शन के साथ कॉज करके अमीनोग्लाइकोसाइड्स को क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। तो अमीनोग्लाइकोसाइड का अब असर नहीं होगा ना। तो फर्स्ट टाइप की रेजिस्टेंस समझ में आई, किसने की, इन एंजाइम्स ने करी। और ध्यान में रखेंगे कि हर अमीनोग्लाइकोसाइड इनके लिए सेंसिटिव नहीं होता है, इसको इस पॉइंट को समझो। सपोज अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन इनएक्टिवेट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एमिकासिन भी इनएक्टिवेट होता होगा, हर किसी की ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स दीज एंजाइम डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है, अभी मैं आगे जब आपको ड्रग्स के बारे में बताऊंगी ना, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, तो वहां आपको पता चलेगा कि कुछ अमीनो एसिड अमीनोग्लाइकोसाइड ऐसे हैं जो इसके लिए सेंसिटिव है, यानी कि एंजाइम उन पे काम कर जाते हैं, उनको इनएक्टिव कर देते हैं, लेकिन कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड पे इनका कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट यही है, फर्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है वो ये है कि बाय क्या है, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स। और ये इनएक्टिवेटिंग एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के साथ हमारे बाउंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो सेकेंड आपका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, सेकेंड मैकेनिज्म हमारा हो सकता है कि आपका सपोज ये एंट्री किया, ठीक है,
यहाँ पे आपको पता है कि एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मैंने अभी आपको बताया था। हालांकि ये पॉइंट भी हो सकता है कि भाई कि पोरीन चैनल में आपका कुछ चेंजेस आ गए हों, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो मेन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो इस कैरियर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड ये इनर मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करते हैं, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है आपका, ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक हो गया। तो अगर मान लीजिए ये जो आपका ट्रांसपोर्टर है, ये जो कैरियर ट्रांसपोर्टर है, अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, इस ट्रांसपोर्टर में कुछ चेंजेस आ जाए, तो क्या अब वो उसी तरीके से अमीनोग्लाइकोसाइड्स को अंदर ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि देखो जब भी हम बात करते हैं ना ट्रांसपोर्टर्स की, तो उनकी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी कि अमीनोग्लाइकोसाइड अगर ट्रांसपोर्टर के ऊपर बैठ रहा है, कनेक्ट कर पा रहा है, तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन उनकी मैच हो रही होगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर्स में कोई चेंज आ जाते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्टर भी एक टाइप की प्रोटीन ही है ना। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है, राइबोसोम ऑब्वियसली प्रोटीन बनाता है, और वो अगर ये कैरियर वाली जो प्रोटीन है, अगर ये डिफेक्टिव प्रोटीन बनाने लग जाए, मतलब प्रोटीन में कुछ आपका चेंज कर दे, तो क्या होगा, अब ये अमीनोग्लाइकोसाइड यहां तक तो पहुंच जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा, पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर को क्रॉस कर देगा, लेकिन ट्रांसपोर्टर क्योंकि आपका क्या हो चुका है, म्यूटेटेड हो चुका है, चेंज हो चुका है, इसलिए ये अमीनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एंट्री ले ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या है, सेकेंड आपका मैकेनिज्म हो सकता है। आप ये बोल सकते हो, या तो म्यूटेशन बोल दीजिए, या ये बोल सकते हैं आप डिक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। जो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनर मेम्ब्रेन से, अगर उसकी एफिशिएंसी आपकी क्या है, कम है, ठीक है, तो आपका ग्राम नेगेटिव के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अमीनोग्लाइकोसाइड जाएगा ही नहीं, अंदर नहीं जाएगा, तो आपको पता है टारगेट तो अंदर ही है, राइबोसोम तो अंदर ही है जहां ग्राम ये अमीनोग्लाइकोसाइड काम करते हैं, ठीक है, तो ये समझ में आता है, ठीक है, किसी भी वजह से एफिशिएंसी आपकी कम हो गई है ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म की, ठीक है। तो अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट कि जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, आपका ये रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो ये क्या है कि मान लो आपका सारा कुछ सही चला गया, अमीनोग्लाइकोसाइड सेल के अंदर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर, अब ये क्या करेगा, राइबोसोम में जाएगा, हमें पता है पूरा मैकेनिज्म मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ये हमारा राइबोसोम है, हमें पता है कि राइबोसोम में ही इनकी बाइंडिंग साइड होती है अमीनोग्लाइकोसाइड की, मैंने बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S सब यूनिट पे बाइंड होता है, और बाकी के जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड है 30S और 50S के बीच का जो सरफेस होता है, इंटरफेस, वहां पे बाइंड होता है, बताया था। और कैसे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन होता है डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उस पर नहीं जाएंगे, बस सिंपल हम ये बात करेंगे कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड अंदर तो पहुंच गया, लेकिन अगर ये अपनी बाइंडिंग साइड से बाइंड ही ना हो पाए, तो जो 30S में, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की मैं बात करूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, हमारी जो ये 30S सब यूनिट है, ये 30S है ना, इस सब यूनिट पे कहीं बाइंड हो रहा है, सपोज ये इसकी बाइंडिंग साइड है, लेकिन अगर इसकी बाइंडिंग साइड में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हों, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब अमीनोग्लाइकोसाइड उससे बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो इफेक्ट दिखा पाएगा क्या, नहीं। तो ये बैक्टीरियाज में होता है, आप लगातार अगर किसी एंटीबायोटिक से को एक्सपोज करते हैं ना किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो बैक्टीरिया इस तरह की रेजिस्टेंस खुद डेवलप करते हैं, क्या करते हैं, ये जो हमारी बाइंडिंग साइड है उनमें खुद भी खुद क्या करते हैं, म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं, म्यूटेशन इन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट, जो आपका राइबोसोमल बाइंडिंग साइट आप लिख सकते हो, राइबोसोम में जो इनकी बाइंडिंग साइट है, अगर उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, यानी कि जो आपके अमीनो एसिड का सीक्वेंस है थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उससे क्या होगा, अमीनोग्लाइकोसाइड अब बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये है आपके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप जब भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या अब आपको इतना नॉलेज हो गया, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक के बारे में, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जनरली हम क्या करते हैं, मैंने ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था
कि अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नैरो स्पेक्ट्रम को लेना सबसे बेहतर रहता है, ठीक है। हालांकि आपके दिमाग में आ सकता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को कवर करते हैं, है ना। सपोज किसी को इन्फेक्शन हुआ, आपने उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दी, तो वो क्या करती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करती है। और लेकिन आपको पता तो नहीं है ना किसका इन्फेक्शन है। सपोज करो उसे ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन था, ठीक है, आपने ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट आपने मेडिसिन दी, वो खत्म हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो फ्यूचर के लिए आपके क्या हो जाएंगे, सेंसिटाइज हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी। तो हमें ट्राई क्या करना चाहिए कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट उसकी स्क्रीनिंग हो, ठीक है, स्क्रीनिंग की जाए, पता लगाया जाए कि कौन सा इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है या नेगेटिव का है। फिर जाके उसके लिए सेंसिटिव जो अप्रोप्रिएट जो आपकी मेडिसिन है वो यूज की जाए। अननेसेसरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम को यूज करना इस चीज को बुलावा देता है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अगर आप बार बार उन्हें सेंसिटाइज करोगे मेडिसिन से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं वो है पर्टिकुलर जितनी भी हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ना, उनके बीच में थोड़ा सा मैं आपको एक कोरिलेशन एक चार्ट के फॉर्म में ही बताऊंगी, ठीक है, कौन किससे बेहतर है, किस कंडीशन में किसे यूज करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जो हमारी आती है ना, सबसे पहली जो हमारी आपको मैंने अमीनोग्लाइकोसाइड बताई है वो कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। सबसे पहली कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसे हम ओरली नहीं लेते हैं, है ना। ओरली क्यों नहीं लेते हो, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पे ये ज्यादा एक्टिव होती है, एसिड के कांटेक्ट में आते ही ये क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, इसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है, ठीक। तो ये क्या रहेगा, आप क्या बोलेंगे, ओरली इसे नहीं लेते हैं तो आप इसको आईएम या आईवी रूट से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को दे सकते हैं। इसमें हमें मेन जो पॉइंट कवर करने हैं वो कवरेज को देखना है कि किस किस के अगेंस्ट ये काम करती है। तो आप देखोगे ना, वैसे तो आपको पता है अमीनोग्लाइकोसाइड है तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करेंगी, कुछ ऐसी हैं जो ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करती हैं, मैं बताऊंगी आपको, वो आपका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी जैसे आपके नॉर्मल एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका है ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई का अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लैप्सियला का अगर क्लैप्सियला जो है इसका अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपका सबसे बहुत ज्यादातर आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन को देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, टीबी हो जाए अगर किसी को तो सेकेंड लाइन थेरेपी में इसे यूज करते हैं। अगर आपने ट्यूबरक्लोसिस मैंने आपको पढ़ाया था और आपने पूरा पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेला अगर जो है आपका, ये डेयरी प्रोडक्ट में होता है बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका इन्फेक्शन हुआ है तो तब भी हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है। अदर देन दीज आपका जो इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा होता है, उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की कवरेज है, हालांकि बहुत अच्छी कवरेज है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा क्या है, जो हमारे स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है, ठीक है, स्यूडोमोनल है, प्रोटियस इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट काम नहीं करता है, ठीक है। और यही कारण है कि इसे फिर हम इसकी नेक्स्ट जो जनरेशन आई है उनमें यही खासियत है कि ये आपके आने वाली जो जनरेशन होगी ना वो इन बैक्टीरियाज को भी कवर करेगी, ठीक है, ये इनको तो करेगी ही, साथ में और को भी करेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इसकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन के से रिलेटेड पॉइंट जो याद रखना है कि जितनी भी हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, सबसे ज्यादा अगर हम बोले कि सबसे कम नेफ्रोटॉक्सिक, मैंने बताया था ना कौन कौन से एडीआर्स पढ़े थे, ऑटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एंड टेराटोजेनेसिटी, यही तो पढ़े थे चार। तो सबसे कम अगर नेफ्रोटॉक्सिटी किसी कोई सी अमीनोग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करती है तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही है। बाकी की जितनी भी हम स्टडी करेंगे वो इनसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होने वाली है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ड्रग हमारी आई कौन सी, जेंटामिसिन, ठीक है, जेंटामिसिन। तो जेंटामिसिन को कब यूज करते हैं, देखो जब भी अगर मान लो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन में रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुका है, स्ट्रेप्टोमाइसिन से फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब हम किस पे जाएंगे,
रेजिस्टेंस हो गई तो जेंटामिसिन पे जाएंगे। जेंटामिसिन आप ध्यान रखिएगा कि बाकी सब चीजें इसकी सेम है स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह, ठीक है। अगर इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आप देखोगे सब चीजें सेम है, ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की होती है वैसे ही सेम है। इवन जो टी हाफ है वो भी सेम है, ठीक है, लगभग 3 से 4 घंटे इसकी टी हाफ रहती है, ठीक हो गया। तो उस पर मैं नहीं जा रही हूँ अभी फिलहाल, पहले इसे देख लेते हैं। जेंटामिसिन बाकी सब पैरामीटर्स पे सेम है, लेकिन इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि जो ये स्यूडोमोनल इन्फेक्शन होते हैं ना, उसके अगेंस्ट ये क्या करती है, काम कर जाती है। तो ये इसमें जो प्लस पॉइंट आ रहा है वो क्या है, जो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास अरेजिनोसा पड़ा है ना, स्यूडोमोनल जो इन्फेक्शन होंगे, निमोनिया होता है इससे, ठीक है। तो अगर स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट जेंटामाइसिन इफेक्टिव है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन में ये खासियत नहीं थी। बाकी सब चीजें क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी। और साथ ही साथ ध्यान में क्या रखना है हमने, ये आपका ज्यादातर केसेस में आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होती है। जैसे बहुत से, जैसे मेनिंजाइटिस मैंने आपको सिफेलोस्पोरिन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था ना, जब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाती है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारे मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन आ जाए, उसी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है, आइटिस इन्फ्लामेशन। तो अगर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो हम जो हमारी सिफेलोस्पोरिन है 3rd जनरेशन, उसके साथ कॉम्बिनेशन में जेंटामिसिन को देते हैं, ठीक है। और यही आप ज्यादातर देखोगे जो इनकी टॉक्सिसिटी का रीजन है, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है अमीनोग्लाइकोसाइड, इसी वजह से एट प्रेजेंट इनको ज्यादातर कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है, अगर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिविजुअली इनको इतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक हो गया। एक्सेप्ट टॉपिकल अगर टॉपिकल क्रीम के फॉर्म में लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये जेंटामिसिन है, ध्यान में रखेंगे कि ये ज्यादा आपका स्ट्रेप्टोमिसिन से पोटेंट ज्यादा है, ठीक है। सारा बाकी सारी कुछ सेम है, लेकिन जो पोटेंसी देखोगे तो वो जेंटामाइसिन की ज्यादा है देन स्ट्रेप्टोमाइसिन पोटेंसी, यानी कि जेंटामाइसिन की कम डोज से ही काम चल जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको ज्यादा डोज देनी पड़ेगी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि जेंटामाइसिन की डोज कम लगेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि सपोज ये आप देखो कि जेंटामाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंसी हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए हुआ तो हम जेंटामाइसिन हम देंगे। अब मान लो बैक्टीरिया जेंटामाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंस शो करने लगा, अब क्या करोगे, ठीक है। अब बात आती है, वो देख लेते हैं। अगर जेंटामाइसिन के लिए रेजिस्टेंस हुई तो देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपको सेम इफेक्ट चाहिए, सेम इफेक्ट मतलब आपको ये स्यूडोमोनल इन्फेक्शन नहीं चाहिए। अब मान लो किसी इंसान को स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन नहीं है, स्यूडोमोनल जो एरेगिनोसा बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से यूज करोगे उसे हम देखते हैं। तो देखो, एक आपकी ड्रग आती है सीसोमिसिन, सीसोमिसिन ये सेम है, इसका सारा प्रोफाइल सब कुछ बिल्कुल जेंटामाइसिन की तरह है, एक्सेप्ट कि ये स्यूडोमोनल इन्फेक्शन में यूज नहीं होती है। तो इसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपको पता लग रहा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज नहीं हो पा रही है, जेंटामाइसिन भी असर नहीं कर रही है, और आपको पता है कि ये स्यूडोमोनास इन्फेक्शन नहीं है, स्यूडोमोनल एरेगिनोसा का बैक्टीरिया नहीं है, तो तब आप किसको यूज कर सकते हो, सीसोमिसिन को। सेम जेंटामाइसिन की तरह है, लेकिन एक ही इसमें कमी है कि ये स्यूडोमोनल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज नहीं होता है। अदरवाइज अगर जेंटामाइसिन कहीं काम नहीं कर रही है तो आप सीसोमिसिन को यूज कर सकते हो। अब यहीं पे एक और पॉइंट आता है कि सीसोमिसिन से ही एक सिंथेटिक डेरिवेटिव बनाया गया है जिसका नाम है नेटलमिसिन। नेटलमिसिन ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ सीसोमिसिन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। सीसोमिसिन में ही कुछ स्ट्रक्चरल चेंज करके ये बनाया गया है नेटलमिसिन। अब नेटलमिसिन जो है इसके क्या फायदे हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिख देते हैं सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है, सिंथेटिक डेरिवेटिव डी। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की एडवांटेज ये होता है, मैंने अभी आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस में, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इनएक्टिवेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड को इनएक्टिव कर देते हैं। बताया था फर्स्ट मैकेनिज्म रेजिस्टेंस का। जितने भी सिंथेटिक डेरिवेटिव हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स के, वो इस टाइप की रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं, या बोल सकते हो अंडरगो नहीं करते हैं। यानी कि मैंने वहां पे आपको एक्सेप्शन बताया था ना, कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड ऐसे भी हैं जिनको इन इनएक्टिवेटिंग एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो यही है,
नेटिलमिसिन। इसके साथ साथ अभी एक और सिंथेटिक डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे एमिकासिन, वो भी ऐसा ही है, उसे भी इनएक्टिवेटिंग जो एंजाइम होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंथेटिक डेरिवेटिव के साथ हमारा एक एडवांटेज ये है कि इनको इनएक्टिवेटिंग एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो फर्स्ट मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस का वो ओवररूल हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, सिंथेटिक में ये हमें एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो हमारा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हमारा। और ध्यान में रखिएगा कि सीसोमिसिन के साथ एक और जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि इसकी जो ऑटोटॉक्सिटी है, ठीक है, ऑटोटॉक्सिटी जेंटामिसिन से कम है। तो देखो जेंटामिसिन के बदले सीसोमिसिन आप यूज कर सकते हो ना, तो आप बोल सकते हो इट इज लेस ऑटोटॉक्सिक देन जेंटामिसिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर से हमें अभी तक क्लियर समझ में आ गया कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस हो रही है तो जेंटामिसिन को यूज कीजिए, जेंटामिसिन के लिए भी रेजिस्टेंस हो रही है तो अगर स्यूडोमोनल इन्फेक्शन नहीं है तो सीसोमिसिन या नेटिलमिसिन को आप यूज कर सकते हो। और अगर स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है तो अब जेंटामिसिन का अल्टरनेट क्या होगा इसे भी देख लो। अगर स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जेंटामिसिन के बदले सीसोमिसिन पे हम नहीं जा सकते, अब आ जाएगा टोब्रामाइसिन की बारी। टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन जो है हमारी ये ड्रग हमारी क्या करती है आपकी, सेम इसका भी सारा फार्माकोकाइनेटिक जो प्रोफाइल है वो जेंटामिसिन की तरह ही है, इसीलिए उसके ऑल्टरनेटिव में हम इसे यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस के केसेस में। ये जो होते हैं हमारे देखो ये स्यूडोमोनल इन्फेक्शन, स्यूडोमोनल इन्फेक्शन और प्रोटियस, प्रोटियस भी एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, दोनों के अगेंस्ट ये क्या होते हैं आपके एक्टिव होते हैं। यानी कि अगर स्यूडोमोनल या प्रोटियस का इन्फेक्शन है तो आप जेंटामिसिन की जगह पे टोब्रामाइसिन को यूज करेंगे, अगर नहीं है तो आप सीसोमिसिन पे जा सकते हो क्योंकि ये लेस ऑटोटॉक्सिक है। हालांकि टोब्रामाइसिन को भी अगर आप देखोगे तो टोब्रामाइसिन भी जेंटामाइसिन से कंपैरेटिवली क्या है, लेस आपकी क्या है, ऑटोटॉक्सिक है। लेकिन ये जो है ना सीसोमिसिन ये जेंटामाइसिन एज वेल एज टोब्रामाइसिन दोनों से कम है। अगर टॉक्सिटी प्रोफाइल देखोगे तो जेंटामाइसिन की सबसे ज्यादा है, जेंटामिसिन के बाद टोब्रा की है, उसके बाद सीसोमिसिन की है। समझ में आ गया? ठीक है, टोब्रा हालांकि जेंटा से क्या है, कम ऑटोटॉक्सिक है। ठीक हो गया, टॉक्सिटी इसकी कम है। तो ये है आपका टोब्रामाइसिन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, देखो एक ड्रग है वो भी आपकी जेंटामाइसिन रेजिस्टेंट केसेस में यूज होती है। अगर मान लीजिए टोब्रामाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, जेंटामिसिन के लिए तो हो ही रही थी, अब टोब्रामिसिन के लिए भी रेजिस्टेंस हो गई, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है, एक मेडिसिन आती है एमिकासिन। एमिकासिन, एमिकासिन क्या है, हमारा सिंथेटिक डेरिवेटिव है ऑफ कैनामाइसिन। कैनामाइसिन इतना ज्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक है। ठीक, सेम आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन की तरह ही होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एमिकासिन, हालांकि उसका जो ये पूछा जा सकता है कि एमिकासिन कहां से ऑब्टेन हो रही है, तो वो कैनामाइसिन से हो रही है, सिंथेटिक है। तो ये एमिकासिन ना कब यूज करोगे, अगर मान लो दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है, दोनों क्या, तीनों को ही ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए भी रेजिस्टेंस हो गई, जेंटामिसिन के लिए भी हो गई, टोब्रा के लिए भी हो गई, और आपको पता है कि इन्फेक्शन है स्यूडोमोनल प्रोटियस टाइप, ठीक है, तो आप किसको यूज करते हो, एमिकासिन। एमिकासिन को बोलते हैं हम, ये रिजर्व ड्रग होती है, ये हॉस्पिटल में एज ए रिजर्व ड्रग इसे रखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोटॉक्सिक बहुत ज्यादा है इसीलिए इसे जनरली यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है जिसपे स्ट्रेप्टोमाइसिन भी असर नहीं कर रही है, जेंटा भी असर नहीं कर रही है, टोब्रा भी असर नहीं कर रही है, और पता है कि स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है या प्रोटियस का इन्फेक्शन है, तो आप एमिकासिन देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में इसीलिए से रिजर्व ड्रग की तरह रखा जाता है कि इमरजेंसी है तो देनी ही पड़ेगी, हालांकि ऑटोटॉक्सिटी इसकी ज्यादा है। ठीक हो गया, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी ड्रग्स आती हैं, दो ड्रग्स आती हैं, कौन कौन सी है, एक हो गई हमारी, ये अलग से है, ठीक है, नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटिन। ये दोनों ही ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। इवन जो हमारी नियोमाइसिन है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। मैंने बोला था ना अमीनोग्लाइकोसाइड ज्यादातर ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ही काम करते हैं, स्पेक्ट्रम इनका, लेकिन नियोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करती है। हालांकि एमिकासिन, हाँ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जो एमिकासिन होती है ना वो किसको,
स्यूडोमोनल प्रोटियस को तो कवर करती है, लेकिन साथ में आपका अगर ग्राम पॉजिटिव जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन अगर है तो उसके अगेंस्ट भी से यूज करते हैं। तो एक एडवांटेज है, ग्राम पॉजिटिव को कवर कर रही है। नियोमाइसिन भी यही करती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन ध्यान में रखेंगे ये दोनों ही ड्रग क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, हाईली टॉक्सिक है। और हाईली टॉक्सिक होने की वजह से इनको कभी भी सिस्टमिक इनका यूज नहीं किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं देंगे इनको, केवल टॉपिकल क्रीम्स में आप देखोगे ज्यादातर ये क्रीम के फॉर्म में यूज होती है। जैसे नियोमाइसिन तो पता है कॉम्बिनेशन में होती है, फ्रेमाइसिटिन आपकी एन है यहाँ पे, फ्रेमाइसिटिन, सॉफ्रामाइसिन की आपकी वो आती है, ट्यूब आती है ना, वहां पे ये यूज होती है। ठीक है, और इसमें जो नियोमाइसिन फ्रेमाइसिटिन के लिए बहुत अच्छा इसका यूज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी कि जो हमारा कभी क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी की सर्जरी होनी है, ठीक है, तो सर्जरी से पहले क्या चाहिए होता है कि जो हमारे गट के जो माइक्रोफ्लोरा है, आपको पता है ना हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफ्लोराज होते हैं, तो उनको इनहिबिट करना जरूरी होता है, उनके लोड को कम करना जरूरी होता है उन बैक्टीरिया के। तो ऐसे केस में सर्जरी से पहले क्या दी जाती है आपकी, नियोमाइसिन ओरली दी जाती है। मैंने अभी बोला ना कि ना ट्यूब में ही देते हैं, टॉपिकली देते हैं, लेकिन नियोमाइसिन ओरली भी दी जाती है। और ओरली किस केस में देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के केस में देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब किसी चीज को होने से पहले ही उसके लिए उसको रोकने की तैयारी करना। तो कैसे करते हैं कि सपोज किसी को सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी से पहले, और या सर्जरी आप बोल सकते हो अगर इंटेस्टाइनल एरिया की है आपकी बेसिकली सर्जरी, तो हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है कि माइक्रोफ्लोरा के लोड को कम करना है, वहां पे जो बैक्टीरिया है उनको कम कर देना है, सो दैट आसानी से आपकी सर्जरी परफॉर्म हो सके, कोई वहां पे दिक्कत ना हो। ठीक है, माइक्रोफ्लोरास कोई आपका इंटरफेरेंस ना करें। ठीक है, ऐसे केस में हम नियोमाइसिन को ओरली दे देते हैं। तो ओरली देने की वजह से क्या होता है, जो माइक्रोफ्लोरास क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं और हमारा काम बन जाता है। साथ ही साथ इसका एक और यहाँ पे आपकी इम्प्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट वेट करेंगे, ठीक है। बाकी तो आपके मैंने यहीं पे बता दिए हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, एक तो हमें सर्जरी के केस में बैक्टीरियल लोड को कम करना पड़ता है, एक होता है अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इंसान है उसके लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, तो तब भी हमें क्या करना पड़ता है, ये हम नियोमाइसिन को देते हैं बिफोर सर्जरी। क्या होता है कि जो माइक्रोफ्लोराज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोफ्लोरा जो है हमारे गट के माइक्रोफ्लोरा, वो कुछ टॉक्सिन्स को भी रिलीज करते हैं, लेकिन हमारा लीवर उन टॉक्सिन्स को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सपोज किसी इंसान के लीवर में दिक्कत है, ठीक है, तो क्या होता है कि जीआई फ्लोरा अपना काम कर रहे हैं, वो टॉक्सिन बना रहे हैं। अब लीवर तो उसको क्या कर रहा है, इनएक्टिवेट कर नहीं पा रहा, तो ये टॉक्सिन कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ एंट्री ले लेते हैं, ब्रेन में। ठीक है, और वहां पे क्या करते हैं, ये इंसेफेलोपैथी कॉज कर देते हैं। तो जो हमारी आप बोल सकते हो जो इंसेफेलोपैथी है, बैक्टीरियल इंसेफेलोपैथी है, उसको ट्रीट करने के लिए हम नियोमाइसिन को ओरली देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लीवर नहीं है, लीवर इसका किसी इंसान का लीवर कमजोर है, वो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, खुद हमें जीआई माइक्रोफ्लोरा को इनहिबिट करना पड़ता है। इनहिबिट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टॉक्सिन भी कम अमाउंट में बनेगा, जितने जीआई फ्लोराज हैं वो कम अमाउंट में बनाएंगे ऑब्वियसली, और वो ब्रेन में इतना असर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं नियोमाइसिन को। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में इंफ्लेमेशन, ठीक है, लीवर में कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से इंसेफेलोपैथी हो रही है, और उसका मैंने जीआई फ्लोरा से कोरिलेशन आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपका इसके ट्रीटमेंट में से यूज कर सकते हैं। बाकी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, हमारी एंडोकार्डिटिस होती है। एंडोकार्डिटिस मतलब जो हमारा एंडोकार्डियम है, हार्ट की जो आपकी लेयर है, ठीक है, इनर लेयर है एंडोकार्डियम, वहां पे अगर आपका क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और वो इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, तो उसके लिए आप एम्फिसिलिन जो है ना आपकी पेनिसिलिन का कंटेनर, उसके साथ इसे कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। ठीक हो गया, देते हैं। तो ये आपका एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हार्ट में अगर मान लो एंडोकार्डियम में आपका इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे वो टिश्यू जो होता है ना, वो आपका निकल के
जो भी इंफ्रैक्टेड टिश्यू होगा वो निकल के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और फिर अलग अलग ऑर्गन्स में चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तो ओपन है, कहीं भी जा सकता है ना, तो वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाके फिर वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस इतना ज्यादा आपका क्या है, इन्फेक्शियस है, अगर उसे टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। अभी अभी एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन है, वो कुछ टाइम पे आपकी पूरी बॉडी में भी फैल सकता है, ठीक है। तो वहां पे हम इसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। किसे? अमीनोग्लाइकोसाइड्स को। नियोमाइसिन नहीं बता रही, नियोमाइसिन के यूज बता चुकी हूँ, टॉपिकल यूज हो गया। और दूसरा हम एक तो माइक्रोफ्लोरा के सप्रेशन के लिए यूज करते हैं बिफोर सर्जरी, और दूसरा क्या बताया मैंने, हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी में यूज होता है। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रीफाई करने की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे यूज होता है। और ओवरऑल अमीनोग्लाइकोसाइड्स के यूजेस देखोगे तो इतने सारे मैंने बैक्टीरियाज आपको बता दिए हैं। तो इनके थ्रू जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे ब्रुसेला के थ्रू ब्रुसेलोसिस होता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस हो रही है आपकी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, ठीक है, निमोनिया हो रहा है बेसिकली। तो जितने भी क्लैप्सिला है, ये भी आपका क्या करता है, पूरा ब्लड इन्फेक्शन कॉज कर देता है, ठीक है। ई कोलाई हमारा क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डिस्टर्बेंसेस कॉज कर देता है। तो इस तरीके से इतने स्यूडोमोनल इन्फेक्शन है तो अगेन न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे जो इन्फेक्शन हैं सब में हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज हो रहे हैं, बता दिया है मैंने आपको पहले ही, ठीक है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वहां पे यूज हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक और स्पीसीज है जो मैंने मेंशन नहीं की है, क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ये हमारा क्या होता है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन बेसिकली यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अगर वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव स्ट्रेन है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया। एक और आता है हमारा नोकार्डिया, आपका बैक्टीरिया की स्पीसीज है, नोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ये भी आपका क्या है, इसके अगेंस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये बैक्टीरिया, आपको स्ट्रेन्स पता है तो आप आसानी से, अगर आपको नॉलेज है कि इससे कौन सी बीमारी होती है तो आप आसानी से इनके यूजेस भी बता सकते हैं। तो ये आपका क्या है, सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में, और ज्यादातर मैं लास्ट में वही बोलूंगी कि ये अमीनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी प्रोफाइल इतनी ज्यादा वो है कि आपने देखा है कि कितना ज्यादा ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसीलिए कभी भी आपके पास अगर अदर ऑप्शंस हैं तो आप उनके लिए जाएंगे, और अगर कहीं पे ऐसा हो गया, नेसेसरी हो गया कि इसका यूज करना ही है, कि बाकी सबके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी है, अगर आप इसे यूज कर भी रहे हो तो आप किसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करोगे। जनरली इन्हें आपके सेल वॉल इनिबिटर्स जो हैं, हमारे बीटा लैक्टम्स हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है ना, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। और टॉपिकली तो इन्हें यूज कर सकते हैं, टॉपिकली इनका यूज क्या है, सेफ है, जैसे नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन को यूज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट अमीनोग्लाइकोसाइड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे इरिथ्रोमाइसिन के बारे में। थैंक यू सो मच।